हेलो स्टूडेंट्स, मैं तारा भारती। वेलकम टू तारा भारती क्लासेस। और आज की क्लास होने वाली है हिंदी व्याकरण को लेकर। तो इस क्लास को स्टार्ट होने के पहले ही आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम इस क्लास में पीछे के पढ़े हुए जितने भी टॉपिक हैं, यानी कि स्वर और व्यंजन के बाद का टॉपिक यहाँ पे कंटिन्यू रखने वाले हैं, जो है आपका शब्द। मैं आपको क्लियरिटी प्रोवाइड कर दूं कि ये जो टॉपिक्स हैं वो किसी भी एक कक्षा के दायरे में नहीं आते। ये पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा के लिए सबके लिए अनिवार्य विषय है, अनिवार्य टॉपिक है, जिसके माध्यम से आप बहुत सी क्यूरीज को शांत तो कर ही सकते हो, साथ में अपनी लिखने की जो शैली है उसको उत्कृष्ट बना सकते हो, उसको बहुत ज्यादा सक्षम कर सकते हो और परीक्षा में अपने इस प्रदर्शन के आधार पर ढेर सारे नंबर बटोर सकते हो। और कहीं भी अगर आप किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम या प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में पार्टिसिपेट कर रहे हो, भागीदारी निभा रहे हो, तो ये टॉपिक्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस रखने वाले हैं कि बहुत ऐसे पेपर्स हैं, बहुत ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं जिनमें जनरल हिंदी पूछा जाता है, और ये जनरल हिंदी कहीं और से नहीं बल्कि हिंदी व्याकरण से ही लिया जाता है। तो ये कुछ मूलभूत यानी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आपके हिंदी व्याकरण के, आपको उनके अंदर पारंगत होना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो ये सारी जानकारियां आपको इस क्लास में पूरी तरीके से मुहैया करवाई जाएंगी, आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, ताकि आप इनकी बारीकियों को समझ सको और इनसे आने वाले या इनसे जुड़े जितने भी प्रश्न या जितने भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं, बहुत ही तत्परता के साथ आप इसका पूरी तरीके से सही उत्तर फिल करो। तो आइए चलते हैं क्लास की ओर और सीखते हैं अगला टॉपिक हमारा शब्द। देखिए, जब हम बात करते हैं शब्द की तो हमें लगता है ये शब्द, इसे तो हम जानते हैं, यानी हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं और हमें बहुत अच्छी तरीके से पता होता है कि अक्षरों के समूह को हम शब्द कहते हैं या अक्षरों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। लेकिन वास्तविकता ये होती है कि वो आपने वो डायलॉग सुना है ना कि मैं दिल में तो आता हूं लेकिन दिमाग में नहीं। मैं दिल में आता हूं, समझ में नहीं। तो शब्द भी कुछ ऐसा ही है कि शब्द, हमें लगता है कि हम शब्द को जान रहे हैं, लेकिन क्या हम उन शब्दों का सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं? और जब तक हम इसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते, तब तक ये शब्द किसी पर भी प्रभाव नहीं डालते, किसी पर को भी अपनी तरफ आकर्षित नहीं करते। इन शब्दों के माध्यम से ही हम पूरा का पूरा व्याकरण, चाहे वो आपका संधि हो, समास हो, अलंकार हो, रस हो, छंद हो, हम इन्हीं शब्दों के आधार पर पढ़ते हैं और इसके आधार पर हम हिंदी के साहित्य को, हिंदी के विषय को या हिंदी भाषा को बहुत ही सरलता से समझ और बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इनकी बारीकियों को जान सकते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा अलग तरीके से आपको शब्द की परिभाषा बताने वाली हूँ। शब्द कहने का तात्पर्य ये तो ठीक है कि इसमें अक्षरों का समूह होता है और एक ऐसा समूह जो अपना एक पार्टिकुलर यानी कि अपना एक विशिष्ट अर्थ बताता है। शब्दों का सार्थक रूप ही शब्द कहलाता है, अन्यथा शब्द नहीं माना जाता। अगर अक्षर अपने साथ एक दूसरे को समायोजित कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे को जोड़ रहे हैं और उनका अपना एक पार्टिकुलर, एक विशिष्ट अर्थ नहीं निकल रहा है, तो वो शब्द नहीं कहे जाते। लेकिन उसके साथ ही उतना ही जरूरी ये भी है कि आप जिन भी अक्षरों को जोड़ रहे हो उनका क्रम सही होना चाहिए, वो उस शब्द के अंतर्गत पूरी तरीके से व्यवस्थित होने चाहिए। तो कुल मिलाजुलाकर हम ये कह सकते हैं, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक अक्षरों के क्रमागत यानी उनका क्रम सही होना चाहिए, तथा क्रमागत, व्यवस्थित, तथा सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। सार्थक मेल को
शब्द कहते हैं। साथ ही आपके पास ये जानकारी होनी चाहिए कि जब भी हम शब्दों का सृजन करते हैं, जब भी हम शब्दों का निर्माण करते हैं, उस शब्दों में स्वर और व्यंजन का प्रॉपर समायोजन होना बहुत जरूरी है। दुनिया में ऐसा कोई भी शब्द नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ स्वर के आधार पर बनाया गया हो या फिर व्यंजन के आधार पर बनाया गया हो। तो हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं, मान लेते हैं हमारे पास कोई भी एक 4 अक्षरों का शब्द है जिनमें किसी भी तरह की किसी मात्रा का प्रयोग नहीं किया गया। अगर हम बात करते हैं अचकन की, अचकन की, तो जैसा मैंने आपको बताया है, अ यहाँ पर स्वर है, स्वर, च आपका व्यंजन है जो च हलंत धन अ संयुक्त है, च हलंत धन अ। देन आप बात करते हो क की, तो क भी क हलंत धन अ है। और लास्टली यानी सबसे लास्ट में न को आप क्या लिखते हो, न हलंत धन अ। इस तरीके से आपका जो विग्रह होता है वो होता है अ धन च हलंत धन अ, क हलंत धन अ, और सबसे अंत में न हलंत धन अ। और इस प्रकार से आपका पूरा शब्द बनता है अचकन। तो आप ये देख रहे हो कि यहाँ पर स्वर और व्यंजनों का पूरी तरीके से क्रम में समायोजन है और ये अपने आप में व्यवस्थित है। और जब हम बात करते हैं इनके एक साथ जुड़कर अर्थ निकालने की, तो अचकन एक तरह का वस्त्र होता है, एक परिधान है जिसको हम धारण करते हैं या किसी विशेष वर्ग के द्वारा धारण किया जाता है। तो ये क्रम में है, व्यवस्थित है और साथ में अपना एक प्रॉपर अर्थ निकाल रहे हैं, तो इसे हम पूरी तरीके से शब्द की श्रेणी में रख सकते हैं। अब बात अगर ये कही जाए कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो शब्दों को अलग अलग रूप में वर्गीकृत किया गया है। आज ये क्लास बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैंने उनको व्युत्पत्ति तथा रचना दोनों के आधार पर बताया। तो आज हम चर्चा करेंगे सिर्फ और सिर्फ शब्द के व्युत्पत्ति के आधार पर कितनी भागों में उसे बांटा गया है। यहाँ पर हम इनकी चर्चा करते हुए देखते हैं कि हमारे शब्द कितने प्रकार के होते हैं, खास करके व्युत्पत्ति या उत्पत्ति के आधार पर। आधार पर शब्द का वर्गीकरण, आधार पर शब्द का वर्गीकरण। ये 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला जो होता है वो होता है आपका तत्सम शब्द, तत्सम शब्द। सेकंड जो है वो है आपका तद्भव शब्द। तीसरा है आपका देशज शब्द। और सबसे अंत में आता है चौथे नंबर पर विदेशज। चूंकि हमारी मातृभाषा हिंदी है और हम हिंदी का ही प्रयोग ज्यादातर कन्वर्सेशन के लिए करते हैं, क्योंकि हम भारत के निवासी हैं, तो हिंदी को समझना थोड़ा सा हमारे लिए सरल हो जाता है। ये एक अपॉर्चुनिटी है इंडियन होने के कारण। तो आप ये देखो, पहला जो सेंटेंस वर्ड है आपका वो लिखा हुआ है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द कहने का मतलब किसी भी भाषा के वो मूल शब्द होते हैं जिनका प्रयोग हम उनकी स्थिति के अनुसार ही जैसे हैं वैसे ही करते हैं। जैसे मान लेते हैं हम अगर संस्कृत की बात करते हैं, तो संस्कृत अपने आप में एक भाषा है और संस्कृत के जो मूल शब्द होते हैं उन्हें तत्सम शब्द के नाम से जाना जाता है। मैं आपको बता दूं, भारत में मैक्सिमम कई भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग प्रांतीय भाषाएं बोली जाती हैं, बोलियां बोली जाती हैं, अलग अलग तरह की और भी कई मातृभाषा का प्रयोग लोगों के द्वारा किया जाता है। ये चीजें मैंने आपको भाषा की जब क्लास ली थी तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी मातृभाषा, प्रांतीय भाषा, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय भाषा में क्या अंतर होता है। तो किसी भी भाषा के मूल शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे कि अगर हम संस्कृत में मातृ की बात करते हैं, मातृ का मतलब माता होता है, भ्राता का मतलब भाई होता है, तो भ्राता जो है वो संस्कृत का मूल शब्द है, तो यहाँ पर इसे तत्सम का नाम दिया जाएगा। वहीं पे बात अगर हम तद्भव की करते हैं,
तो जैसा आपने देखा इसको कि इनके वर्गीकरण का आधार क्या है, इनके वर्गीकरण का आधार व्युत्पत्ति है। व्युत्पत्ति कहने का मतलब जो पहले से तो उत्पन्न है लेकिन उनका एक नवीनीकरण है, एक मॉडिफिकेशन है। तो यहाँ पर तद्भव कहने का मतलब संस्कृत के वो मूल शब्द जो विकृत हो जाते हैं, यानी जिनका विकृत रूप इस्तेमाल में लाया जाता है, बिगड़ा हुआ रूप इस्तेमाल में लाया जाता है, वे मूल शब्द क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो हम भ्राता की जगह भाई का और मातृ की जगह माता का प्रयोग करते हैं और ये है हमारे तद्भव शब्द। नेक्स्ट कंडीशन आती है देशज शब्द। हर एक देश की कई प्रांतों में विभेदीकरण होता है, कई क्षेत्रों में बटा होता है और हर एक प्रांत में अपनी एक प्रांतीय भाषा बोली जाती है, अपना एक लोक भाषा होता है, अपना एक मातृभाषा होता है। तो किसी भी विशेष स्थान में बोली जाने वाली बोलियों में इस्तेमाल लाए जाने वाले शब्दों को देशज शब्द के नाम से जाना जाता है। जैसे यूपी और बिहार वाले लोग जो हैं वो बातों बातों में किसी भी पात्र का, जैसे पानी पीने का एक पात्र होता है जिसको वो लोटा कहते हैं, अब ये लोटा एक ऐसा शब्द है जो बोली के रूप में ही इस्तेमाल किया जाता है, ये पूरी तरीके से यूनिवर्सल यूज नहीं किया जाता। जैसे हम खाना बनाते समय कलछी का इस्तेमाल करते हैं, तो ये सारे शब्द जो हैं वो हमारे देशज शब्द के अंतर्गत आते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारी बोलियों से उद्धृत शब्द हैं जिनका इस्तेमाल हम अपनी बोलियों के हिसाब से, अपनी प्रांतीय भाषा के हिसाब से करते हैं। सबसे लास्ट कंडीशन होती है आपके विदेशज शब्द की। तो भारत स्टार्टिंग से ही सबके जिज्ञासा का विषय रहा है, कभी विचारों को लेकर तो कभी व्यापार को लेकर। लोग हमेशा ही भारत की तरफ आकृष्ट रहे हैं, आकर्षित रहे हैं और समय समय पर वो भारत की यात्रा करने के लिए आते रहे हैं। चाहे वो पुर्तगाली रहे हों, चाहे वो फ्रांसीसी रहे हों, चाहे वो तुर्की रहे हों या फिर वो मुगल साम्राज्य को स्थापित करने वाले यहाँ के सशक्त शासक ही क्यों न रहे हों। तो जब वो अपने साथ आए तो अपने साथ अपनी भाषा भी लेकर आए और उन भाषाओं का इस्तेमाल उन्होंने टूटे फूटे तौर पर भारत के रहने वाले लोगों के कन्वर्सेशन के लिए इस्तेमाल किया। तो कहा जाता है ना कि हम जिसके साथ रहते हैं उसके कुछ बिहेवियर्स को एक्सेप्ट भी करते हैं। तो उनकी भाषाओं में से कुछ शब्दों को हमारी हिंदी भाषा में एक्सेप्ट किया गया और ऐसे शब्द जो कि पहले तो विदेशियों के द्वारा बोले जाते थे लेकिन आज के समय में हम हिंदी भाषा के अंतर्गत उसको कन्वर्सेशन में या लेखनी में इस्तेमाल करते हैं, ऐसे शब्दों को विदेशज शब्द कहा जाता है। और ये बहुत ही सामान्य शब्द हैं जो हम आए दिन बोलते हैं, जैसे डॉक्टर, खौफ, दिनार, तारीख, ये ऐसे शब्द हैं जो कि विदेशज शब्द है और ये हमारी हिंदी भाषा के शब्दकोश में उपस्थित नहीं है। तो यहाँ पर आपके शब्द के चारों भाग मैंने पूरी तरीके से स्पष्ट किए हैं। एक आधार और भी वर्गीकरण का है जिसे रचना के आधार पर करते हैं और हम इसकी चर्चा जो है वो अगले क्लास में करेंगे। आशा है आपको इन टॉपिक्स के बारे में पूरी तरीके से क्लियरिटी आ चुकी होगी और अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये चैनल हिंदी ही नहीं बल्कि और भी सब्जेक्ट को लेकर काफी ज्यादा नॉलेज गेनर होने वाला है, क्योंकि मैं यहाँ पर क्लासेस के थ्रू आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से क्लियर करवाती हूँ, चाहे वो हिंदी की हो, इंग्लिश की हो, मैथमेटिक्स की हो, साइंस की हो। और ये बेसिक कॉन्सेप्ट किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए या फिर आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट क्यों ना हो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अब के जो क्लासेस हैं, अब के जो स्टडीज हैं वो काफी ज्यादा टफ होती चली जा रही हैं और अगर आप अपने टफ सब्जेक्ट्स को इजी बनाना चाहते हो तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है अपने सब्जेक्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना, यानी उसका मूल आधार क्या है, हम वो क्यों पढ़ते हैं, उसके अंतर्गत आने वाली बारीकियां क्या हैं, इस सब्जेक्ट के अंतर्गत हम किन किन चीजों के साथ डील्स करते हैं, तो ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर आप इस क्लासेस में बने रहोगे, हमारे से जुड़ोगे, तो आपको इस तरह के ढेर सारे बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने को और समझने को मिलेंगे। आशा है आपको इसका बेनिफिट मिलेगा और आप इसका पूरा फायदा उठा सकने में सक्षम हो पाओगे। इसी के साथ आपकी टीचर, आपकी मेंटोर तारा भारती, धन्यवाद।